दोस्तों, स्टॉक मार्केट में अमीर बनने के कुछ राज होते हैं, कुछ सीक्रेट्स होते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे सीक्रेट्स बताने वाला हूँ जिसका यूज़ करके आप स्टॉक मार्केट में बड़ी वेल्थ बना सकते हो। दोस्तों, हमें जिस कंपनी का बिजनेस समझ में आता हो, हमें उसी कंपनी का शेयर खरीदना चाहिए। जिसका बिजनेस हमें समझ में नहीं आता है, हमें उस कंपनी का शेयर नहीं खरीदना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, हम जब शेयर खरीदते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? शेयर खरीद के हम शेयर खरीद के उस कंपनी के बिजनेस में पैसा लगाते हैं। तो हम जिस बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं वो बिजनेस तो हमें समझ में आना चाहिए। वो बिजनेस ही अगर हमें नहीं समझता है तो फिर उसमें पैसे लगा के क्या मतलब। अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है, नो डाउट रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत अच्छी कंपनी है, ठीक है, मैनेजमेंट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। बट बहुत सारे लोगों को रिलायंस इंडस्ट्रीज का बिजनेस समझ में नहीं आता है, बट फिर भी उसका शेयर खरीदते हैं वो, ठीक है। लोगों को सिर्फ इतना पता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जो ऑयल रिफाइनरी करती है, ठीक है, और जियो भी उनका एक धंधा है, तो ऑयल रिफाइनरी करके वो पैसा कमाती है। बट एक्चुअल में ऑयल रिफाइनरी करके कैसे क्या पैसा कमाती है बहुत कम लोगों को पता है, ठीक है। तो सबसे पहले शेयर खरीदने के पहले आप उसके बिजनेस को समझिए, ठीक है, उसके बिजनेस की स्टडी करिए, ठीक है, उसके बाद में उस कंपनी का आप शेयर खरीदिए। दोस्तों, शेयर खरीदने का मतलब होता है कि उस कंपनी के धंधे में पैसा लगाना, ठीक है। जब हम उस कंपनी के धंधे में पैसा लगा रहे हैं तो हम उस कंपनी के पार्टनर भी बन जाते हैं, थोड़े से पार्टनर भी बन जाते हैं। अब पार्टनर मतलब हम थोड़े से ओनर भी बन जाते हैं उस कंपनी के। अब ओनर को तो ये बात पता होना चाहिए कि उसकी कंपनी करती क्या है। ओनर को ये बात पता नहीं है कि उसकी कंपनी करती क्या है। इससे बुरा और क्या हो सकता है। तो अगर हम उस पर्टिकुलर कंपनी में थोड़े से ओनर है तो थोड़ी बहुत जानकारी हमें उस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में भी होनी चाहिए। तो दोस्तों, कोई भी शेयर खरीदने के पहले आपको पहले उसके बिजनेस को समझना जरूरी है। उसका बिजनेस क्या है, कंपनी कैसे पैसे कमाती है, इसको आप पहले समझिए। उसके बाद में उस पर्टिकुलर कंपनी का शेयर खरीदिए। जैसे कि बाटा कंपनी का सिंपल बिजनेस है जो मुझे समझ में आता है। मुझे पता है कि बाटा कंपनी जूते चप्पल बनाती है, मार्केट में बेचती है, वहाँ से वो पैसा कमाती है। सिंपल धंधा है जो मुझे समझ में आता है। तो पहले बिजनेस को समझिए, उसके बाद में आप उसमें पैसा लगाइए। अब आपको इसमें डिटेल में नहीं जाना है कि अब बाटा कंपनी जो शूज़ बनाती है वो शूज़ बनाने के लिए रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदती है, फिर कौन से लेबर उसे बनाते हैं, कितने टाइम में बनाते हैं, इतना डिटेल में हमें नहीं जाना है। क्योंकि हमें शूज़ का बिजनेस नहीं करना है, बट शूज़ बनाने वाली जो कंपनी है उसके बिजनेस में पैसा लगाना है, ठीक है। तो थोड़ी बहुत जानकारी हमें ऊपर ऊपर होनी चाहिए कि ये कंपनी करती क्या है, कैसे क्या पैसे कमाती है, ठीक है। बिजनेस हमें नहीं करना है, ठीक है, तो उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बट ऊपर ऊपर की जानकारी हमें जरूर होनी चाहिए। दोस्तों, दूसरा पॉइंट ये है कि जो कंपनी पर बहुत ज़्यादा कर्जा है उस टाइप की कंपनी का शेयर आपको नहीं लेना है। उस टाइप की कंपनी से आपको दूर रहना है, ठीक है। जो कंपनी पे बहुत ज़्यादा कर्जा होता है वो कंपनी डूब जाती है, ठीक है, उनके शेयर भी जीरो हो जाते हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल हमने स्टॉक मार्केट में देखे। अब थोड़ा बहुत कर्जा चलता है क्योंकि स्टॉक मार्केट में कंपनी को काम करने के लिए कर्जा लेना ही पड़ता है, ठीक है। थोड़ा बहुत कर्जा अगर कंपनी में है तो नो डाउट, क्योंकि कंपनी को बिजनेस चलाने के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है। बट एक लिमिट से ज़्यादा कंपनी पे कर्जा है, मान लो कंपनी की जितनी मार्केट कैप है उससे भी ज़्यादा कंपनी के ऊपर कर्जा है, तो इस तरीके की कंपनी से हमें दूर रहना चाहिए, ठीक है। तो लिमिट में कर्जा अगर है तो ठीक है, बट ज़्यादा अगर कंपनी पे कर्जा है तो उस तरीके की कंपनी से हमें दूर रहना चाहिए। दोस्तों, तीसरा पॉइंट ये है कि हमें हमेशा अच्छे मैनेजमेंट वाली कंपनी खरीदनी चाहिए। मतलब जो कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है वो कंपनी का शेयर आपको खरीदना चाहिए, ठीक है। अब कंपनी का मैनेजमेंट हम कैसा पहचानेंगे, ठीक है। अब कंपनी के जो ओनर है, ठीक है, कंपनी के जो प्रमोटर्स है, अब उनके अंदर हम जाके तो देख नहीं सकते, उनके अंदर हम घुस के देख तो नहीं सकते कि उनकी नीयत कैसी है, ठीक है, वो आगे जाके फ्रॉड करने वाले हैं या फिर नहीं करने वाले, उनके अंदर जाके तो हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट को समझना एक कला है, आर्ट है, ठीक है। हर किसी का तरीका अलग अलग हो सकता है कि मैनेजमेंट को पहचानने का। बट एक तरीका मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या करिए, आप देखिए कि उस पर्टिकुलर कंपनी पे कितने ज़्यादा कोर्ट केसेस चल रहे हैं, ठीक है, कितने ज़्यादा लीगल केसेस चल रहे हैं, ठीक है। तो उससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी का मैनेजमेंट कैसा। अगर कंपनी पे बहुत ज़्यादा कोर्ट केसेस चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा लीगल केसेस चल रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं मैनेजमेंट पे डाउट करेंगे। अगर कोई पर्टिकुलर कंपनी पे इतने ज़्यादा लीगल केसेस, कोर्ट केसेस क्यों है, तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो मैनेजमेंट पे हम डाउट करेंगे, ठीक है। तो कम केसेस है तो थोड़े बहुत लीगल केसेस तो रहेंगे, ठीक है, क्योंकि इतनी बड़े लेवल पे कंपनी काम करती है, ठीक है, ठीक है, इतनी पुरानी कंपनी होती है, तो थोड़े बहुत लीगल केसेस तो किसी भी कंपनी पे चल सकते हैं, उसमें नो डाउट। बट एक लिमिट से ज़्यादा बहुत ज़्यादा केसेस होना, ठीक है, मतलब कंपनी अगर मान लो अभी अभी नई कंपनी है और इस पर बहुत ज़्यादा कोर्ट केसेस है तो कहीं ना कहीं हमें मैनेजमेंट पर डाउट करना चाहिए। अगर कंपनी बहुत ज़्यादा पुरानी है तो उस पर केसेस भी थोड़े बहुत चल सकते हैं, ठीक है, उसमें नो डाउट। तो इस तरीके से आप कंपनी का मैनेजमेंट थोड़ा बहुत पहचान सकते हो। वैसे कंपनी का मैनेजमेंट पहचानने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, हर कोई अपने अपने तरीके से कंपनी का मैनेजमेंट पहचानने की कोशिश करता है, बट ये भी एक तरीका आप इसमें से यूज़ कर सकते हो। दोस्तों, चौथा पॉइंट ये है कि हमें अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखना चाहिए। मतलब हमारे पोर्टफोलियो में अलग अलग सेक्टर के शेयर होने चाहिए, ठीक है। वो बोलते हैं ना कि सारे अंडे एक बास्केट में हमें नहीं रखना चाहिए। अगर वो एक बास्केट टूट गई तो हमारे सारे अंडे टूट जाएंगे। इसीलिए अंडे जो है हमें अलग अलग बास्केट में रखना चाहिए, ताकि उसमें से एक दो बास्केट टूट भी गई तो बाकी बास्केट हमारी सेफ है, मतलब बाकी अंडे हमारे सेफ है। तो इसीलिए हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। इससे क्या है कि रिस्क मिनिमाइज हो जाता है, ठीक है। आपके पोर्टफोलियो में 10 कंपनी अलग अलग सेक्टर की, उसमें तो 2-3 कंपनी अगर डूब भी गई
तो बाकी जो 7-8 कंपनी है वो आपको बचा लेंगी, ठीक है। 2-3 कंपनी में जो आपको लॉस हुआ भी होगा 7-8 कंपनी आपको रिकवर करके दे देंगी, ठीक है। तो ये होता है। और उसके बाद में क्या होता है कि हर एक सेक्टर की अपनी एक साइकिल आती है, कभी फार्मा अच्छा करता है, कभी IT अच्छा करता है, कभी बैंकिंग अच्छा करता है, कभी FMCG अच्छा करता है, ठीक है। तो हर एक सेक्टर की अपनी एक साइकिल आती है, तो उस साइकिल का भी बेनिफिट आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से डाइवर्सिफाइड हमारा पोर्टफोलियो होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद में इसी से कनेक्टेड एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि आप कितनी भी स्टडी एंड रिसर्च करके 10 अच्छे शेयर अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लो, उसमें से 2-3 वो खराब निकलने ही वाले हैं, ठीक है। आप कितने भी बड़े स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट बन जाओ, ये आपके साथ हमेशा होने वाला है। ये राकेश झुनझुनवाला के साथ में भी होता है, ये वॉरेन बफेट के साथ में भी होता है, ठीक है। आप कितने भी बड़े एक्सपर्ट बन गए तब भी आपके साथ ये होने वाला है। 10 अच्छे शेयर आपने सिलेक्ट करके आज अपने पोर्टफोलियो में निकाले, उसमें से 2-3 आगे जाके खराब निकलने ही वाले, ये आप पहले दिन से मान के चलो, ठीक है। ऐसा ही होता है स्टॉक मार्केट में। इसीलिए तो हम बात कर रहे हैं डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो की, इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। अगर हम 100% श्योर होते कि ये शेयर 100% चलेगा तो हम डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो की बात ही नहीं करते, ठीक है। हम उसी एक पर्टिकुलर शेयर में पूरी कैपिटल लगा देते, बट हम वैसा नहीं करते। हम अलग अलग शेयर में पैसा लगाते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सी कंपनी डूबेगी और कौन सी कंपनी आगे जाएंगी। बट हमारी कोशिश यही रहती है कि हम अच्छे शेयर अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। 10 अच्छे शेयर अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें, उसमें तो 2-3 कंपनी अगर डूब भी गई तो बाकी जो 7-8 कंपनी रहेंगी वो आपको इतना पैसा कमा के देंगी जो 2-3 कंपनी का लॉस आपको कहीं पर भी दिखाई नहीं देगा। इनफैक्ट आप प्रॉफिट में रहोगे। दोस्तों 5वां पॉइंट ये है कि आपको शेयर का प्राइस देखकर शेयर नहीं खरीदना चाहिए, कंपनी की वैल्यू देखकर शेयर खरीदना चाहिए। वो पर्टिकुलर कंपनी की वैल्यू क्या है वो देखकर शेयर खरीदना चाहिए। शेयर का भाव तो कुछ भी हो सकता है, वो 100 रुपये भी हो सकता है, 10,000 रुपये भी, 50,000 रुपये भी हो सकता है। वो भाव मत देखिए, शेयर की वैल्यू देखिए, कंपनी की वैल्यू देखिए। अभी बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि कोई शेयर का भाव अगर कम है तो वो छोटी कंपनी है, और कोई शेयर का भाव अगर ज़्यादा है तो वो बड़ी कंपनी है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, ठीक है। अभी मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज का भाव क्या 2000 के अराउंड चल रहा है, ठीक है। और तो रिलायंस इंडस्ट्रीज आज की तारीख में बड़ी कंपनी है, ठीक है। मतलब टॉप कंपनी, मतलब टॉप 3 में रिलायंस इंडस्ट्रीज आती है। अभी MRF का भाव बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो क्या MRF बड़ी कंपनी हो गई क्या? नहीं, रिलायंस इंडस्ट्रीज बड़ी कंपनी है, MRF उससे छोटी कंपनी है, ठीक है। तो भाव से कोई भी कंपनी बड़ी नहीं होती है, उसकी वैल्यू, जो भी कंपनी जो बड़ी होती है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से होती है, ठीक है। तो मार्केट कैप क्या है आपको वो देखना पड़ेगा। मार्केट कैप मतलब कंपनी, जैसे कि कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर इस समय मार्केट में कितने हैं उसको आप मल्टीप्लाई करिए उसके शेयर प्राइस से, ठीक है। तो निकलता है मार्केट कैप। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से हम ये बोलते हैं कि पर्टिकुलर कंपनी बड़ी है या फिर छोटी है। तो आज के तारीख में रिलायंस इंडस्ट्रीज, TCS, ठीक है, तो ये कंपनी बड़ी चल रही है। अदानी अभी आगे आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन से हम पता लगाते हैं कंपनी बड़ी है या फिर छोटी है, शेयर प्राइस से पता नहीं लगता है, ठीक है। तो दोस्तों कोई भी शेयर आपको खरीदना है तो उसकी आप फेयर वैल्यू सबसे पहले निकालिए। इस पर्टिकुलर कंपनी की फेयर वैल्यू क्या है, फेयर वैल्यू के आसपास अगर वो मिल रहा है आपको शेयर तो आप उसको खरीदिए। मान लो इस पर्टिकुलर कंपनी की फेयर वैल्यू 100 रुपये है और उसका भाव इस समय मार्केट में 150 रुपये चल रहा है, तो वो कंपनी महंगी है तो आपको नहीं लेना चाहिए, फेयर वैल्यू से बहुत ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रहा है। मान लो कोई कंपनी का फेयर वैल्यू इस समय 100 रुपये है बट वो ट्रेड 80 रुपये पे कर रहा है, तो फेयर वैल्यू से नीचे मिल रहा है आपको 20%, तो आपको लेना चाहिए। तो कंपनी की फेयर वैल्यू आप निकालिए। फेयर वैल्यू निकालने के बाद आपको लगता है कि वो कंपनी फेयर वैल्यू के आसपास या फिर फेयर वैल्यू के नीचे आपको मिल रही है तो आपको लेना चाहिए। तो वॉरेन बफेट भी ये बोलते हैं कि कोई भी चीज़ वैल्यू देखकर आपको खरीदना चाहिए, ठीक है। उसकी वैल्यू क्या है वो देखकर आपको खरीदना चाहिए, तभी आपको पता लगेगा कि वो शेयर आपको सस्ता मिल रहा है या फिर महंगा मिल रहा है। तो दोस्तों आज के वीडियो में जो हमने 5 पॉइंट देखे हैं उसको आप अपने इन्वेस्टिंग करियर में इंप्लीमेंट करिए, उससे जरूर आपको फायदा होगा। दोस्तों आज के वीडियो में हमने ये 5 पॉइंट देखे। पहला पॉइंट हमने ये देखा कि कंपनी का बिजनेस हमें समझ में आना चाहिए, उसके बाद ही आपको वो शेयर खरीदना है। कंपनी का बिजनेस अगर आपको नहीं समझ रहा है तो उसका शेयर आप मत खरीदिए। दूसरा पॉइंट हमने ये देखा कि ज़्यादा कर्जा, जिस कंपनी पे ज़्यादा कर्जा है, एक लिमिट से ज़्यादा कर्जा है, तो उस टाइप की कंपनी से आपको दूर रहना। ज़्यादा कर्जे वाली कंपनी आपको नहीं खरीदना है, थोड़ा बहुत कर्जा चलता है। तीसरा पॉइंट हमने ये देखा कि गुड मैनेजमेंट, अच्छे मैनेजमेंट वाली कंपनी आपको खरीदना है जिसका मैनेजमेंट अच्छा है, ठीक है। अगर मैनेजमेंट अच्छा है तो वो कचरे को भी बेच देगा, कचरे को भी सेल कर सकता है, ठीक है। तो अच्छा मैनेजमेंट आपको पहचानना, इसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं, एक तरीका मैंने भी आपको बताया हूँ, ठीक है। दोस्तों चौथा पॉइंट हमने ये देखा कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, हमारा जो पोर्टफोलियो वो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। हमारे पोर्टफोलियो में अलग अलग सेक्टर के शेयर होने चाहिए। 10 शेयर अगर है तो अलग अलग सेक्टर के होने चाहिए, एक ही सेक्टर के नहीं होने चाहिए। तो डाइवर्सिफाइड रहेगा तो इससे हमारा रिस्क मिनिमाइज होगा, इससे हमारा जो है कि हर सेक्टर की अपनी एक साइकिल आती है, उसका भी हमको बेनिफिट मिलेगा। और पांचवा पॉइंट हमने ये देखा कि फेयर वैल्यू, कोई भी शेयर की फेयर वैल्यू देखकर आपको शेयर खरीदना है। फेयर वैल्यू के आसपास मिल रहा है तो लेना है, फेयर वैल्यू से नीचे मिल रहा है तो लेना है, ठीक है। फेयर वैल्यू से बहुत ज़्यादा ऊपर अगर ट्रेड कर रहा है तो हमें उसको अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों ये पांचों पॉइंट आपको ध्यान में रखना जरूरी है। दोस्तों जीरोधा प्रोवाइड करता है एक यूज़र फ्रेंडली ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। मैं खुद पर्सनली जीरोधा को यूज़ करता हूँ। अगर आपको भी जीरोधा में डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पे क्लिक करके आप जीरोधा में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। दिस इज इमरान शेख साइनिंग ऑफ।